हाँ जी, वेलकम टू द मॉड्यूल 13 दैट इज स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सबसे पहले हम कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कंपाउंडिंग होती क्या है। एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। जैसे आपके पास 10,000 रुपीज हैं, आपको उसका ईयरली 10% रिटर्न मिल रहा है, दैट इज 1K, तो आपका वो नेक्स्ट ईयर 11K हो जाता है। ठीक है, अब वो 11K पे 10% आपको और मिलता है, तो वो आपका 12,100 ऑलमोस्ट इतना हो जाता है। फिर आपको और मिलता है उसका 10%। तो आपके 10,000 पे ही वो 10% नहीं मिलता रहेगा आपका, मतलब 10 साल में आपका 10,000 20,000 नहीं होगा आपका। वो 10 साल में ना हर बार अलग अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, जो आपका अमाउंट बन चुका होगा उस पर। जैसे 10,000 का नेक्स्ट ईयर में 11,000 बन गया था, उस पर बना। फिर 12,100 बन गया, फिर उस पर बना। फिर ऐसे ही करते करते आपके 10 साल में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, शायद ये लाख से ऊपर भी बैठे या लाख के अराउंड बैठे। तो बहुत ज्यादा फायदा करके जाती है कंपाउंडिंग कहीं ना कहीं। एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ पे देख लेते हैं हम। मैंने चार्ट के उसमें समझा रखा है आपको। ये हमने नीचे देख लिया टाइम, और ये हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू। ये जो ग्राफ है ना, ये कंपाउंडिंग में ये टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है, और टाइम के जितना टाइम आप इसमें इन्वेस्ट करते जाओगे कंपाउंडिंग में, उतना ही ज्यादा रिटर्न आपको ये देती जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, आपके पास 1 लाख भी हो सकता है, हम 1 करोड़ का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि बात ही करोड़ों की करने आए हैं। तो आपके पास अगर 1 करोड़ है ना, पहले साल में, फर्स्ट ईयर में, अगर आप उसका 1 साल में डबल भी कर रहे हो, तो आपका वो 10 साल बाद वो आपका 1024 CR बैठता है, 1,024 करोड़। आ गया बात समझ में? अब 10वें साल आपके पास इतना अमाउंट है, ठीक है, जो कि आपने मतलब 1 करोड़ का 1,000 करोड़ करने में 10 साल लगाए हैं। अब 11वें साल आपके पास उसका 2,048 करोड़ होगा। जो 10 साल लगे 1,000 करोड़ करने में, वो ही अगले साल डबल हो गए, 1,000 करोड़ और हो गए। तो यहाँ पे टाइम मैटर करता है कंपाउंडिंग में। यहाँ पे हमने अलग कंपोनेंट्स भी समझ रखे हैं कंपाउंडिंग के। सबसे पहला होता है टाइम, दूसरा होता है रेट ऑफ रिटर्न। अब जितना ज्यादा रिटर्न होगा उतना बड़ा रिस्क होगा। स्टॉक मार्केट में लगा लो या कहीं पे भी लगा लो, मतलब जिस इन्वेस्टमेंट में आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, उस इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रिस्क भी है, पैसा डूब भी सकता है। लोअर रिटर्न इज इक्वल टू लोअर रिस्क। जहां पे लोअर रिटर्न है वहां पे आपका लोअर रिस्क है। एग्जांपल एफडी का ले लेते हैं। एफडी में आपको 5 से 6% अगर वो ROI दे रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं पर ईयर, तो आपको वो भी तो देखना चाहिए कि भाई, अगर फॉर एन एग्जांपल 5% ही दे रहे हैं, बट इन्फ्लेशन तो 7% से बढ़ रहा है हमारा, यहाँ पे आपका 2% का तो नुकसान ही हो गया, नेगेटिव उसमें चले गए। तो आपको फायदा तो हुआ ही नहीं। पैसा बढ़ा है, नो डाउट पैसा बढ़ा है, बट आपका नेगेटिव उसमें चला गया ना। 2% तो इन्फ्लेशन बढ़ गई, आपकी महंगाई बढ़ गई 2%, और आपका पैसा बढ़ा है बस 4 से 5%। तो ये चीजें भी यहाँ पे बहुत मैटर करती है। अब हम आगे आते हैं, स्टॉक मार्केट में भी एक बार ग्राफ समझ लेते हैं। कंपाउंडिंग में तो टाइम के हिसाब से ग्राफ ऊपर जा रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था पैसा। बट स्टॉक मार्केट में क्या होता है, बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं। दिस हाई एंड लो इज कॉल्ड वोलेटिलिटी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ऐसे नहीं जा रहा जैसे कंपाउंडिंग में जा रहा था, ये बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इसे हम कंपाउंडिंग से कंपैरिजन नहीं कर सकते इसका, ये बिल्कुल अलग मेथड हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क लेवल हम अलग अलग तरीकों पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है लो रिस्क इन्वेस्टिंग ऑप्शन। इसमें हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर रखे हैं, दैट इज फिक्स डिपॉजिट, नेक्स्ट इज नेशनल पेंशन स्कीम, एंड नेक्स्ट गोल्ड। सबसे पहले हम फिक्स डिपॉजिट को देख लेते हैं। यहाँ पे आर आ गया है एक्स की जगह। फिक्स डिपॉजिट में आपको पता है कि पैसा हमारा सेफ रहता है, ठीक है, बट मैंने अभी आपको समझाया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका 7% है एंड आपको वो 5% ही रिटर्न दे रहा है, तो आपका कहीं ना कहीं ये नुकसान ही हो रहा है। आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, बढ़ रहा है बट वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नुकसान हो जाता है। बट जब भी फिक्स डिपॉजिट में लोग पैसा इन्वेस्ट करना क्यों सेफ समझते हैं, क्योंकि भाई प्रोटेक्शन है, ठीक है, वहां पे आपका प्रोटेक्शन है, कोई पैसा आपका डूबेगा नहीं। नेक्स्ट इज आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में पैसा है वहां पे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग है आपकी। आप इसे 1 साल 2 साल 3 साल जब तक भी आपका मन करता है, आप जब तक इसे चला सकते हो। शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे ना प्रोविडेंट फंड भी होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली बार समझाया था, EPF हो गया आपका, या PPF हो गया। EPF तो आपको पता है कि जो हमारी सैलरी पे जो गवर्नमेंट काटती है या जो कंपनीज काटती हैं, वो आपको लास्ट में रिटायरमेंट में मिल जाता है। सेम ऐसा PPF होता है। तो इन दोनों में भी फिक्स डिपॉजिट कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है, कि इसलिए लोग इन चारों
रीजंस की वजह से इसलिए फिक्स डिपॉजिट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं लोग। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल पेंशन स्कीम। ये भी काफ़ी लो रिस्क इन्वेस्टिंग ऑप्शन है, क्योंकि जो भी आप पैसा अपना कमाते हो लास्ट में 60 ईयर्स के जब आप रिटायरमेंट लेते हो, जब आपके पास ये पैसा आ जाता है, अब आपकी मर्जी है कि आप इस पैसे को एकदम लो, सारे पैसे को, या आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आपने 60% तो ले लिया सारा, बट आप 40% इसे ईएमआई के थ्रू भी ले रहे हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे लेना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गोल्ड। आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड ज्वेलरी हो गई। ज्वेलरी में एक डिसएडवांटेज होता है कि मेकिंग चार्जेस भी लगते हैं आपके। नेक्स्ट आपका आ जाता है गोल्ड बार्स हो गए। गोल्ड बार्स में आपका मेकिंग चार्जेस नहीं लगते, वो सीधा सीधा आपको गोल्ड दे देते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है गोल्ड ईटीएफ्स। आप डिजिटली गोल्ड खरीद सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस जो मैंने तीनों आपको यहाँ पे समझाए, ये लो रिस्क इन्वेस्टिंग ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे आपका बहुत कम रिस्क होता है। एफडी में भी आपका कम रिस्क है, नेशनल पेंशन स्कीम में तो आपका कोई रिस्क ही नहीं है। एंड गोल्ड जो आता है उसमें भी आपका कम रिस्क है, क्योंकि गोल्ड के प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज मीडियम रिस्क इन्वेस्टिंग ऑप्शन। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स मीडियम रिस्क इन्वेस्टिंग ऑप्शंस में आते हैं। इनमें इतना रिस्क नहीं होता, रिस्क होता है वो स्टॉक्स क्रिप्टो में होता है, उन्हें भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब म्यूचुअल फंड्स होते कितने टाइप के हैं? डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स एंड रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आप डायरेक्ट कंपनी के म्यूचुअल फंड्स आप बाय कर रहे हो, ठीक है। बट इन म्यूचुअल फंड्स में एक मास्टर का होना जरूरी है, एक ऐसा बंदा जिसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो, वो आपका एज अ मैनेजर काम कर रहा हो। इन चीजों का होना जरूरी है अगर आप अच्छे लेवल पर काम कर रहे हो। दूसरा होता है रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पे आप एक ब्रोकर के थ्रू म्यूचुअल फंड्स लेते हो। तो ब्रोकर भी अपना थोड़ा बहुत चार्जेस लेता है, थोड़ा बहुत कमीशन लेता है। इन दोनों में यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे आप डायरेक्ट ले रहे हो, यहाँ पे आप ब्रोकर के थ्रू ले रहे हो। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं प्लेसेस वेयर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट। म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कहाँ कहाँ पे करते हैं? म्यूचुअल फंड्स दैट इन्वेस्ट इन डेप्ट फर्स्ट। सेकंड आ जाता है हमारा इन्वेस्ट इन इक्विटी। थर्ड आ जाता है हमारा हाइब्रिड। अब म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट इन डेप्ट में क्या होता है? यहाँ पे हमारा लो रिस्क होता है, यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। और ये हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग भी होता है। इन्वेस्ट इन इक्विटी में क्या होता है? ये हमारा हाई रिस्क होता है, हाई रिटर्न मिलते हैं, हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न मिलते हैं। एंड ये हमारा थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है। एंड हाइब्रिड जो जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स, ये हमारे दोनों को लेके चलता है बैलेंस्ड। लो रिस्क भी होता है एंड हाई रिस्क भी होता है। तो यहाँ पे हमने तीनों उन चीज़ों को देखा है जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। अब हम मेन चीज़ यहाँ पे आ जाते हैं, हाउ टू सेलेक्ट म्यूचुअल फंड्स। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसे सेलेक्ट कैसे करो कि ये म्यूचुअल फंड ठीक है, ये ठीक है, मुझे इन्वेस्ट कौन से म्यूचुअल फंड्स में करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा AUM। AUM में बस आपको सिंपल समझना है कि जिस कंपनी का जितना ज्यादा AUM, जिस म्यूचुअल फंड का जितना ज्यादा AUM, उसका उतना ज्यादा मार्केट में इन्फ्लुएंस, वो उतना ज्यादा आपको फायदा करके देगा। अगर किसी म्यूचुअल फंड्स का AUM 1000 करोड़ से ज्यादा का है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, वो बेस्ट म्यूचुअल फंड है। अगर 1000 करोड़ से नीचे का था, आप उसमें इन्वेस्ट मत ही करो तो ही ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक्सपेंस रेशो। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स में 100 रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो जो आपके म्यूचुअल फंड्स जिस ब्रोकर के थ्रू आप ले रहे हो या जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू ले रहे हो, तो वो अपनी एक फीस चार्ज करता है, जो कि फॉर एन एग्जाम्पल ₹1 होती है। तो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करें तो आपके म्यूचुअल फंड में 99 रुपीज ही इन्वेस्ट हुए हैं। 1 रुपया तो उन्होंने ले लिया आपके म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करने का, बाय रख के, ऐसे रखने का, सेफ रखने का, सारी चीजें रखने का। ये जो मैंने 99 रुपीज बताया है, ये आपका आता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में, अगर आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स ले रहे हो। अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू म्यूचुअल फंड्स ले रहे हो तो यहाँ पे 99 तो आपका ये अब भी रहेगा, बट इसमें ब्रोकर थोड़ा बहुत कमीशन जो भी उसका परसेंटेज होगा वो और लेगा, तो इसमें और कम हो जाता है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेंस रेशो में क्या क्या है। अब हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है एग्जिट लोड। तो एग्जिट लोड पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जब भी आप म्यूचुअल फंड्स को सेल करते हो, बीच में सेल करते हो, कभी भी सेल करते हो, तो वो एक पेनल्टी लगा देते हैं। तो उन पे जरूर ध्यान देना कि उन्होंने पेनल्टी क्यों लगाई है, कितनी लगाई है और किन रीजंस की वजह से लगाई है, ठीक है। यहाँ पे स्कैम्स भी हो जाते हैं काफी बार। मेरे पास काफी लोग आए हैं इस प्रॉब्लम को लेके कि भाई यहाँ पे पेनल्टी लग गई, मैंने भी काफी बार देखा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एग्जिट लोड पे ध्यान देना कि पेनल्टी लगी है या नहीं लगी। अब आपको इन चीजों को हैंडल करने के लिए 3 म्यूचुअल फंड्स में आप अपना पैसा लगा सकते हो। दैट इज Nifty 50। यहाँ पे आप पैसा लगा सकते हो। स्मॉल कैप पे आप पैसा लगा सकते हो। एंड आप लगा सकते हो मिड कैप पे। तो इन चीजों में भी आपका पैसा सेफ रहता है। बाकी मीडियम रिस्क इन्वेस्टिंग ऑप्शंस को हम यहीं पे खत्म करते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है, अभी 2 पॉइंट्स और रह रहे हैं, सॉरी मुझे अभी ध्यान आया। तो मीडियम रिस्क इन्वेस्टिंग ऑप्शंस में हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है कॉर्पोरेट बॉन्ड, एंड थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में क्या होता है कि हम कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, बेशक वो रेजिडेंशियल हुई, कमर्शियल में शॉप्स वगैरह हमारी आ जाती हैं, रेजिडेंशियल में हमारे प्लॉट्स आ जाते हैं। तो आप इनमें किसी को भी बाय कर रहे हो तो उसकी वैल्यू डाउन तो कभी नहीं होगी, अप ही हो सकती है या बीच में रुक सकती है। जितने में आपने लिया वो उतने में जाएगा या ज्यादा में जाएगा, कम में कभी नहीं जाता, क्योंकि प्रॉपर्टी के कभी रेट घटते नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। एंड हमारे पास एक और ऑप्शन रहता है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का, अगर आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है कि भाई मैं इतना अमाउंट एकदम नहीं ले जा सकता। रियल एस्टेट की डिसएडवांटेज भी यही है कि इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट एक साथ चाहिए होता है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है तो आप REITS का भी यूज कर सकते हो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये स्टॉक मार्केट में ही लिस्टेड है, आप यहाँ पे भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है हाई रिस्क इन्वेस्टिंग ऑप्शंस। सबसे पहला स्टॉक, दैट इज ट्रेडिंग। स्टॉक ट्रेडिंग एक ही होता है, अलग अलग होते हैं वैसे। ये मत कहना कि इन्वेस्टमेंट अलग होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कि आपने किसी स्टॉक में पैसे डाले, वो पैसे डाल के आप भूल गए, वो पैसा बढ़ रहा है। ट्रेडिंग क्या होती है, आपने स्टॉक खरीदा फिर बेच दिया, स्टॉक फिर दूसरा खरीद लिया फिर बेच दिया, वो ट्रेडिंग होती है। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि पैसा ऊपर नीचे होता रहता है, ग्राफ्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, स्टॉक्स के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये हाई रिस्क इन्वेस्टिंग ऑप्शंस है। पैसा एकदम डूब भी जाता है स्टॉक मार्केट में, 30 40 50% भी डूब जाता है, 60% तक भी डूबता हुआ देखा है मैंने स्टॉक मार्केट में। तो ये हाई रिस्क इन्वेस्टिंग ऑप्शंस है। क्रिप्टो भी बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टिंग ऑप्शंस है। ये कभी इंडिया में लीगल हो जाता है, कभी इलीगल हो जाता है, कभी बैन हो जाता है, कभी अनबैन हो जाता है। क्रिप्टो का ऐसे ही चल रहा है अभी। इसमें भी 40 to 50% कैपिटल मैंने लॉस होती देखी है लोगों की। प्रॉफिट भी ज्यादा ही है, जितना ज्यादा रिस्क है उतना ही ज्यादा रिटर्न है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे खत्म करते हैं। बाकी होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पे, दैट इज आपको हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्यों जरूरी है क्यों नहीं है। एंड इसके बाद एक और मॉड्यूल रह जाता है कि हाउ टू गेट योर ड्रीम कार। 2 मॉड्यूल रह रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल्स में।